is 4:3। अब वो 2 गैसेस भी हम मेंशन कर दें वर्सेस x and y is 4:3। If the molecular mass of gas y is 16 AMU, then 16 लिखा भाई, तो अब कर देते हैं 44 AMU, then calculate the molecular mass of X। अब ये पहला सवाल मैंने लिखा है और ये बिल्कुल उसी अंदाज का जिस अंदाज का लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था। उसमें ए और बी दो भी गैसेस दे दी थी, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो दिया था और एक गैस का मॉलिक्यूलर मास देकर दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास पूछा था। सेम यही है, बस नाम चेंज कर दिए, वैल्यू चेंज कर दी। तो आप करेंगे इसकी पहली कोशिश। आपका टाइम शुरू हो गया है और 2 मिनट के बाद फिर मैं कर दूंगा, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो बनाइए इसका डेटा और कोशिश करना शुरू कीजिए सवाल करने की। तो अब अगर मैं बात शुरू करने के लिए पहली लाइन द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस x एंड y इज 4:3 लिखूं, तो इसका मतलब है मुझे दिया गया है रेट ऑफ x टू द रेट ऑफ y
Okay, there was a little interruption from net. Bharat, I'm back. तो सॉल्यूशन आपके सामने हम कर रहे थे कि हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x और y का रेशो 4/3 दिया हुआ था और मॉलिक्यूलर मास ऑफ y 44 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ x हमें निकालना है। तो ये मैंने डेटा भी बना दिया ताकि अब और ज़्यादा हेल्प हो जाए और आप खुद करें। जो क्वेश्चन अभी हमारी नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से मिट गया वो भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने डेटा भी बना दिया। जस्ट गिविंग यू अ चांस कि आप में से जो खुद से करना चाह रहे हैं वो खुद से करें। अब इस डेटा के बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा रेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ y टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ x। सिवाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x के बाकी सारी चीजें हमारे पास है। So if I just substitute the value 4/3 y का 40 और x मुझे निकालना है, they are in square root। सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब 4/3 का स्क्वायर और अंडर रूट 44 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ x, इसका भी स्क्वायर। अब हमें अंदाजा है 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, जबकि यहाँ स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय mx। तो हमारे पास क्या रेट mx डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा और ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगी। 44 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 डिवाइड आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना तो हमारा मैदा है। अब कैलकुलेशन कर लें कि 44 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 16, so it's about 24.75 am। तो अब सबसे अहम बात, सवाल मैंने लिखा आपने भी लिख दिया, सवाल मैंने किया आपने कॉपी कर लिया, तो मेरे ख्याल में इस सवाल का मकसद हल नहीं हुआ। होना ये चाहिए कि आप मुझसे पहले इस सवाल को कर चुके हों और इन ईदर केस सही निकला एग्जैक्टली तो भी बहुत अच्छा। और फर्ज कर लीजिए आपने मुझसे पहले तो किया लेकिन आपसे कोई गलती हो गई थी तो आपका जवाब गलत आया और अब आपने सही आंसर देखकर रियलाइज कर लिया कि अच्छा मुझसे कोई भी चलेगा, ये बच्चा भी सही है। कोशिश तो करना जरूरी है ना, तभी तो पता चलेगा कहाँ स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। क्योंकि अब मैं इससे भी था ऊपर लेवल पर जाना चाह रहा था। तो अब ये हमने सवाल कर दिए सिंपल यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, जिसमें आप रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन दो गैसेस का और उनके मॉलिक्यूलर मासेस के स्क्वायर रूट से कंपेयर करते हैं। मॉलिक्यूलर मासेस गिवन हो तो आप रेशो निकाल सकते हैं, रेशो गिवन हो तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये वाला हिसाब था। अब इसमें क्या मजीद आगे हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है
फ्रॉम द बुक। और ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो बोले ये अजीब क्या होता है भाई? अजीब ये होता है कि ये खुफिया क्वेश्चन है। अजीब बातें कर रहे हैं भाई। देखिए ना, 30 साल की हिस्ट्री है माशाल्लाह। इस किताब को 30 इयर्स हो रहे हैं। और जब ये किताब आई थी तभी मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो मुझे भी पढ़ाते हुए इतने ही साल हो गए। तो मैंने तो इस किताब से बनने वाले सारे पेपर्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो एक अजीब इसमें पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आया किताब वाले क्या चाहते हैं। इस किताब के असाइनमेंट में जो है पेज 72, उसमें एक खुफिया क्वेश्चन है जो कहलाता है क्वेश्चन 24। खुफिया क्यों कह रहा हूँ? हिडन इसलिए कि हर साल इस किताब का नया एडिशन छपता है। कंटेंट चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ नया रीप्रिंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी एडिशन में होता है, किसी एडिशन में से गायब कर देते हैं। तो इस वक्त जो मेरे पास किताब मौजूद है उस एडिशन में तो ये है 12। लेकिन हो सकता है आपके हाथ में जो किताब हो उसमें 23 के बाद असाइनमेंट खत्म, ये सबसे आखिरी सवाल है। तो ये कभी होता है, कभी नहीं होता। अब क्या इसके पीछे उनकी लॉजिक है, अल्लाह को पता। बहरहाल हमें इससे क्या, कर लेते हैं सवाल, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एज इट इज यही क्वेश्चन इम्तिहान में आ चुका है 2 या 3 दफा। तो इसलिए हमारे लिए तो बड़ा कीमती है फिर ये सवाल। आइए जरा देखते हैं। तो ये सारी बात मैंने इसलिए बताई कि हो सकता है हमें से कोई किताब खोले और देखे पेज 72 पे तो लास्ट क्वेश्चन 23 है, 24 तो है ही नहीं। है ये क्या कर रहे हैं सर? तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में एडिशन नया प्रिंट होता है, उनको पता नहीं होता है, गायब कर देते हैं। तो आप किताब में नहीं है तो टेंशन ना लीजिए, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ रहा है। देखें, हीलियम गैस टेक्स 5 seconds to effuse from a hole of 10 decimeter cube container. How long would it take for 10 decimeter cube of oxygen gas to effuse from the same container at the same temperature and pressure. तो भाई इस सवाल की सबसे पहली परेशानी तो है लफ्ज इफ्यूज। ये क्या है? हम तो डिफ्यूज पढ़ रहे थे, ये इफ्यूज देखा तो कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में 2 प्रोसेस होते हैं। एक जिसे अब तक आप पढ़ रहे थे डिफ्यूजन, एक है इफ्यूजन। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होती, या तो डिफ्यूजन होती है या इफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन शायद पता नहीं फिजिक्स में होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, चूंकि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। तो हम एहतियातन इसकी डेफिनेशन आपसे शेयर कर लेते हैं। इफ्यूजन क्या होता है? ये है escape of gas molecules
from the tiny holes of the containers. Size of the hole must be comparable with the size of one molecule. क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, अगर आपने भी इसे कॉपी कर लिया है? एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टाइनी होल्स ऑफ द कंटेनर। ये है प्रोसेस जिसके जरिए गैसेस लीक कर जाती हैं फ्रॉम देयर कंटेनर्स, तारों में गुजर कर लीक आती हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात ताकि कंफ्यूज ना करें, सिमिलर गाड़ी का वो पंचर हो जाता है जब तो हो जाती है, तो अक्सर लोग इंजन समझते हैं वो बड़ी बड़े बिलियंस मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, तो वो इफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना, वो तो डिफ्यूजन ही कहलाएगी। तो ओके, मैं बैक। अस्सलाम वालेकुम। तो ये फिर एक दफ़ा नेट ने मुझे तंग किया है, सो वेरी अनस्टेबल। अब मैंने इसे स्विच तो किया है दूसरे पर, लेकिन अब मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया है, चूँकि अब ये स्लाइड सारी ज़ाया हो जाती हैं उसकी, तो अब मैं वो पहला न्यूमेरिकल आपसे शेयर नहीं कर सकूँगा। तो अगर किसी ने उसकी स्नैपशॉट लिए थे
तो वो मुझे ग्रुप पे सेंड कर देगा ताकि वो बाकी बच्चों के लिए भी हो जाए। अलबत्ता जो न्यूमेरिकल अभी हम कर रहे हैं वो तो मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ, और इफ्यूजन की डेफिनेशन भी। तो इफ्यूजन के लिए मैंने आपसे कहा कि ये है एक प्रोसेस जिसमें जो है एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टाइनी holes of container, size of the hole must be comparable with the size of molecules। जिसका मैंने आपसे ये मतलब लिया कि इस प्रोसेस में जिन होल्स में से हम मॉलिक्यूल को, गैस के मॉलिक्यूल्स के लीकेज की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े होने चाहिए जितने बड़े खुद गैस के मॉलिक्यूल है, तो एक वक्त में एक मॉलिक्यूल निकले, ये वाला हिसाब है। तो ये अमूमन प्रोसेस हमारी लिए इम्पोर्टेंट बनता है ये बताने के लिए कि हमें गैसेस को स्टोर करने के लिए किस किस्म के मटेरियल्स की ज़रूरत है। अगर आपने भी नोटिस किया हो, गैस के जितने भी सिलेंडर्स आते हैं, सीएनजी सिलेंडर्स और बहुत ही कॉमन है ना, हमें सबकी गाड़ियों में भी लगे हुए हैं, घरों में भी यूज हो रहे हैं। तो वो जो सिलेंडर्स आते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। पेट्रोल की तरह आप सीएनजी को थैलियों में बंद करके क्यों नहीं ले आते, प्लास्टिक की बॉटल्स में क्यों नहीं ले आते? इसलिए कि जिस मटेरियल का कंटेनर होगा उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं, अगर उनके बीच में जरा सा भी गैप होगा तो गैस उस गैप में से निकल जाएगी। और मेटल्स के अंदर, मेटल बड़े कॉम्पैक्ट सॉलिड हैं, उनके अमूमन गैप नहीं होते, और बड़ी मोटी मेटल की शीट इस्तेमाल की जाती है सिलेंडर बनाने के लिए, ताकि गैस के इफ्यूज करके लीक करने का चांस कम हो जाए। बहरहाल ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि ये नाम इस्तेमाल हुआ इसलिए एहतियातन लिखवा भी दी जाती है और याद भी कराई जाती है कि भाई कर ले। असल इशू ये है जो हमें समझना है कि डिफ्यूजन का जो लॉ आपने पढ़ा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन दोनों पे एप्लीकेबल है। यानी गैसेस जब किसी कंटेनर के सुराखों से इफ्यूज करती हैं तो उनका रेट ऑफ इफ्यूजन भी उनकी डेंसिटी और मोलर मास के स्क्वायर रूट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको कभी किसी सवाल में डिफ्यूज या इफ्यूज दोनों में से कोई भी लफ्ज मिल जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों पर हमारा ग्राहम्स लॉ इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये वजह है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो हमने कहा कि वो किताब के पेज 72 पर मौजूद है, वो क्वेश्चन इफ्यूजन से मुतालिक है, तो हमें कोई इशू नहीं है, उस पर हमारा फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन था कि हीलियम गैस takes 5 seconds to effuse from a hole of 10 decimeter cube container. How long would it take for 10 decimeter cube of oxygen gas to effuse from the same container at same temperature and pressure। तो अब एक बात तो हमने क्लियर कर दी कि इफ्यूज आपके लिए ऐसे ही है जैसे डिफ्यूज, क्योंकि दोनों पर एक ही जैसे फॉर्मूले एप्लीकेबल है।
अब दूसरा मसला ये है कि सर क्या एप्लीकेबल है, यहाँ आपने वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, टाइम 5 सेकेंड। हमारे फॉर्मूले में ना टाइम है ना वॉल्यूम हो, तो रेट का फॉर्मूला इसमें मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी आता है। ये कहाँ से कहीं नई दुनिया ले आया आप। तो अब हमने कहा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए और सोचिए कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैं बार बार आपसे कहता था, ये है स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, है ना, द स्पीड विद विच गैसेस डिफ्यूज। तो इफ्यूजन में भी यही कहेंगे, रेट ऑफ स्पीड विद विच गैस डिफ्यूज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो आपको अंदाजा होगा कि रेट ऑफ इफ्यूजन, सिंस रेट ऑफ इफ्यूजन कहूं या डिफ्यूजन कहूं, दोनों में एक ही जैसी बात होगी। इसका फॉर्मूला असल में क्या है, वॉल्यूम इफ्यूज बाय गैस, गैस कितना वॉल्यूम इफ्यूज या डिफ्यूज करे, डिवाइडेड बाय टाइम। याद रहे जब इस्तेमाल करते हैं ना रेट, मतलब यही हो, आप जिस रेट कर रहे हैं उसको टाइम के हिसाब से मेजर करें, इंच डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इसने जगह पर इफ्यूज किया या कितना वॉल्यूम इफ्यूज किया डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर ये का मतलब क्या बनाइए कि हम हीलियम का टाइम दिया गया है 5 सेकेंड और हीलियम ने जो फ्यूज किया है वो दिया गया है 10 डेसीमीटर। अगर ऐसा है तो फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम रखेंगे ऊपर और टाइम रखेंगे नीचे। वॉल्यूम कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब, टाइम कितना है 5 सेकेंड, क्या हो जाएगा 2 डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिर्फ इस सवाल का नयापन ये है कि एक तो डिफ्यूज की जगह अलग डिफ्यूज आ गया, दूसरा हमें रेट देने के बजाय रेट के टाइम और वॉल्यूम दे दिया है। क्या आप रेट इनकी मदद से खुद निकाल लीजिए। तो निकाल लिया मैंने रेट ऑफ हीलियम। अच्छा, अब कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है जनाब, वो भी इतना ही है 10 डेसीमीटर क्यूब। और टाइम कितना है उनका, सर यही तो पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो अगर ये हमसे पूछा है तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ रेट ऑफ ऑक्सीजन तो उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम तो मेरे पास है 10, टाइम नहीं है तो इसकी जगह वही लिख देते हैं टी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, अब कौन सी दो गैसेस हैं, हीलियम और ऑक्सीजन। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 AMU और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास O2 है 32 AMU। सब चीजें गिवन है, हीलियम का रेट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, सिर्फ ऑक्सीजन के रेट में वॉल्यूम गिवन है, टाइम नहीं दिया हो, तो टी निकालना है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, सेम जो अब तक हो रहा है, रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। रखिए वैल्यूज, हीलियम का रेट क्या निकल आया था 2, ऑक्सीजन का रेट क्या है 10 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4। देखिए सब चीजें गिवन है सिवाय टाइम के। छोटी सी मैथ्स लड़ाई है, जो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हो वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, ये 2 से ये 10 कैंसिल हुआ, 4 1 जा 4, ये 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल्स टू, जो नीचे 5 है ये यहाँ चला गया और यहाँ अंडर रूट में क्या बचा था 8, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप कैलकुलेटर में उठाइए, अंडर रूट 8 की वैल्यू निकालकर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 14.14 सेकेंड। तो अब सवाल में जो चेंज था, फॉर्मूला तो वही हमने, रेशियो ऑफ रेट ऑफ
डिफ्यूजन वाला ही इस्तेमाल किया। फॉर्मूले इस क्वेश्चन में जो चेंज था वो चेंज बहरहाल यही था कि आपने पहली बात नया लफ्ज इशू कर दिया और वो था इफ्यूज। कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने कहा आपको कभी भी लफ्ज इफ्यूज भी नजर आए इग्नोर मारिए, समझिए डिफ्यूज ही लिखा हुआ है क्योंकि वही काम करना है। अच्छा, फिर दूसरा नया काम ये किया कि अब की दफा रेट देने के बजाय वॉल्यूम और टाइम दिया गया। तो अब हम इसी तरह के और सवाल भी करेंगे और समझ लेंगे कि हम अगर वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है या इफ्यूज उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। और इसी तरह फिर हम बाकी सवाल कर लेंगे। तो बाकी तो छोटी सी हमने मैथमेटिक्स ही इस्तेमाल की है। तो 14.14 सेकेंड इसका जवाब आ गया। तो अब आखिरी काम का था ये सवाल। तो मगर इस जैसे हम और सवाल करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में ये काम ख़त्म होगा और हम अपना 5वां और आखिरी लॉ भी इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो सिर्फ शुरू में एक न्यूमेरिकल मैंने कराया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स और वाई वाला, अगर वो आपने स्नैपशॉट लिया है तो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। बाकी सारी स्लाइड्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक हो गई बात? थैंक यू वेरी मच।